ओके। दोस्तों, जय आरसीएम। आप सबका मैं यूएस की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जय आरसीएम, जय हिंद। और आज इस सेमिनार को लेके, लाइव यूट्यूब सेमिनार को, पिछले 20 सालों में आज पहली बार मैं भी आपकी तरह लाइव यूट्यूब के ऊपर हूं और एक कुर्सी के ऊपर जो है बंध के बैठा हुआ हूं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्टेज पे हिलडुल के मीटिंग करने की बजाय एक जगह पे बैठ के मीटिंग करनी पड़ रही है। और मेरे ख्याल से यही जो है वो समय का बदलाव है, परिवर्तन है। और आज की जो मीटिंग है, इसके थोड़े से 3 भागों में रहेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि बहुत सारे नए दोस्त जो है आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मीटिंग के अंदर। तो आज की जो बातचीत है उसको 3 हिस्सों के अंदर हम जो है बाँटेंगे। पहला हिस्सा, मैं आपको छोटी-छोटी स्टोरीज़, बिज़नेस मैंने कैसे स्टार्ट किया, कैसे मिला, क्या-क्या घटनाएँ हुई, तो 2-3 छोटी-छोटी जो अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगा। और जहाँ-जहाँ चैलेंजेज़ आए, क्या-क्या गलतियाँ की। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि आज के समय में हम किस-किस चीज़ों को, मतलब क्या-क्या काम हम कर सकते हैं वर्तमान परिस्थितियों के अंदर। और तीसरे हिस्से के अंदर मैं आपके साथ कुछ क्विज़ खेलूँगा। क्विज़ का मतलब ये है कि बीच में 2-3 सवाल पूछूँगा, आप उनका जवाब देंगे। अपना जो आपका जो चैट, नीचे जो चैट बॉक्स है, उस चैट बॉक्स के अंदर आपको इमीडिएट जो है उसका आंसर लिखना है। बातचीत मैं शुरू करूँ। जो लोग आज जितने भी हमारे साथी, भाई-बहन पूरे देश के अलग-अलग कोने से अभी जो लाइव हैं, तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, और जो दोस्त भाई-बहन नहीं जानते हैं, मेरा नाम कदम सिंह हुआ और मेरी पैदाइश रोहतक की है, हरियाणा। मेरी स्कूलिंग सोनीपत से है और उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था। दिल्ली से मैंने 1989 में इंजीनियरिंग किया। 1989 में इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने 5 साल काम किया उस ज़माने की इंडिया की नंबर 1 कंप्यूटर कंपनीज़ के साथ। और इस वक़्त जो सबसे बड़ा काम होता था हमारे पास, क्योंकि देश में नए-नए, बिल्कुल नया-सा कंप्यूटर्स का युग आ रहा था। और ये जो नया जो युग आ रहा था कंप्यूटर्स का, इसमें जो है हमारी कंपनी के पास जो काम होता था, वो होता था पूरे इंडिया के बैंकों का कंप्यूटराइज़ेशन करना। तो इंडिया में बिल्कुल स्टार्टिंग में रेलवेज़ और बैंक्स और कुछ इंडस्ट्रीज़, इनका कंप्यूटराइज़ेशन होना शुरू हुआ। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, देना बैंक, तो उत्तरी भारत में तकरीबन जितने-जितने भी ये बैंक्स हैं, तो 5 साल मैंने उस कंपनी के साथ काम किया। उस कंपनी में एक जो इंजीनियर्स की टीम होती थी उसका हिस्सा रहा, बाद में उस टीम का हेड बना। और इन 5 सालों के दौरान जो है, जो काम हमारे पास होता था बैंकों में, बैक एंड कंप्यूटराइज़ेशन। यानी कि पहले आप जाते थे, देखते थे जो बैंकों के अंदर जो है, सामने आप अपनी स्लिप भरते थे पैसा निकालने के लिए, वो आपका रजिस्टर में एंट्री करता था, फिर आप पैसे कैश काउंटर से पैसे मिलते थे। बैकएंड कंप्यूटराइज़ेशन का मतलब ये था, ये सब कुछ यूँ का यूँ चलता था। ये सारे पेपर्स इकट्ठे होके पीछे एक रूम में जाते थे जहाँ कंप्यूटर लगे होते थे, और वहाँ पर उसकी एंट्री होती थी और शाम को उनका ट्रायल बैलेंस या डे एंड वो करते थे। ठीक ऐसा ही आरसीएम में हुआ था। जब आरसीएम स्टार्ट हुआ, तो एक फॉर्म मिलता था, पेपर मिलता था, उस पेपर के ऊपर आप जो है अपना नाम, अता-पता, डिटेल जो भी आपका स्पॉन्सर, प्रपोज़र, वो सब आप डिटेल फिल करते थे। फिर ये सारे पेपर्स आप मंथ एंड पे इकट्ठे करते थे, एक कंपनी में जाते थे, कंपनी के कंप्यूटर में फीड होते थे, और फिर 7 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख के आसपास अ, बिज़नेस क्लोज़ करते थे, और फिर जो है वो लोगों को उनके घरों में चेक भेजे जाते थे। तो धीरे-धीरे इस यात्रा में आज ये अभी आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा बदलाव हो चुका है 20 साल में। अभी सब कुछ आप बैठे-बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं। सो ये जो मेरी 5 साल की यात्रा थी, उस टाइम मैं दिल्ली में था और करीबन-करीबन नॉर्दर्न इंडिया, तकरीबन हर शहर में ट्रैवल करता था। इस दौरान मैंने एक ही चीज़ देखी, अ, ऑफ़िस का जो टाइमिंग होता था सवेरे 9 बजे से लेके और शाम के 6 बजे तक होता। लेकिन बहुत बार महीने में कम से कम 5 बार, 10 बार ऐसा होता था कि कई बार पूरी-पूरी रात हमें किसी कस्टमर साइट पे रुकना पड़ता था। और हमने कभी जो है उन 5 सालों के दौरान कभी ये नहीं देखा कि हमारी जो सैलरी है वो 5 तारीख को या 7 तारीख को आनी है, तो 10 को क्यों आई, आई तो कितनी आई, साल में इंक्रीमेंट कितना मिला। बस एक ही फ़ोकस था कि काम कितना करने को मिले। क्योंकि
कहीं पर मैंने पढ़ा था और ये बात कहीं न कहीं थोड़ी-सी भेजे में थी कि मैं जितना काम कर पाऊँगा, उतना सीख पाऊँगा और जो सीख पाएँगे आप इस दुनिया में वो आपका है। ऊपर वाला आपसे हालात कितने भी बिगड़ जाएँ, कुछ भी छीन सकता है, लेकिन आपकी स्किल दुनिया में कोई नहीं छीन सकता। इसलिए बिज़नेस के सीखने पे ध्यान दें और सीखेंगे हम कब? जब हम काम को करेंगे, कर के। प्लान अच्छा बताना कब आएगा? जब हम लोगों को बताएँगे। मन ही मन में मेरे को जितना मर्ज़ी अच्छा आता हो, लेकिन जब तक मैं किसी से बात करूँगा नहीं और सामने वाले के क्वेश्चन्स को मैं लूँगा नहीं, तो यहाँ से प्रैक्टिस नहीं बनती, राइट? क्योंकि सामने वाला जो सवाल करेगा, वही मेरे को सीखने का कारण बनेगा। तो इन सब चीज़ों को लेके मैं जयपुर आया और 94 में मैं जयपुर में आया और जयपुर में आने का पर्पज़ यही था कि हाथ में स्किल थी, कंप्यूटर्स का काम, रिपेयर, मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर्स ये सारे काम जो है बड़े अच्छे तरीके से करने आते थे। नेटवर्किंग और मेंटेनेंस का काम होता था हमारा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का नहीं होता था। और ये जो काम सीखा था इसको लेके मैं जयपुर आया, जयपुर आके अपना इसी स्किल के दम पे मैंने अपना कंप्यूटर्स का बिज़नेस करना शुरू किया और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चलते-चलते शुरू के 2-3 साल क्योंकि खानदान में किसी ने बिज़नेस किया नहीं था, हमारे घर में तो सभी नौकरी वाले और उसमें से भी मैक्सिमम फौज वाले हैं या टीचिंग या लेक्चरर्स हैं, राइट? ये 2 किस्म के सेगमेंट्स हैं और कुछ एक जो है वो 3-4 जैसे मेरे बड़े ब्रदर, मेरे कज़न ये 2-3 इंजीनियरिंग लाइन के अंदर हैं। तो घर में बिज़नेस नाम की चीज़ का या गाइडेंस का कोई लेना-देना नहीं था। फिर भी किसी तरीके से जो है आके मैंने जयपुर में अपना जो है ये काम शुरू किया और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, बढ़ते-बढ़ते एक अच्छा बिज़नेस लेकिन इस पूरे खेल के अंदर एक चीज़ पे फ़ोकस था कि जो मेरा क्लाइंट है उसको सर्विस अच्छी मिलनी चाहिए। दैट इज़ इट। और यूँ चलते-चलते कुछ किताबें पढ़ते थे कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग इतना बड़ा बिज़नेस आने वाला है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आने वाला है, जिसके अंदर एक आदमी बगैर पैसा लगाए जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता है, जन्मों का बिज़नेस खड़ा कर सकता है। और ऐसी-ऐसी कई सारी चीज़ें जो हैं दुनिया में मेल-वेल पे इधर-उधर कुछ राइट-अप्स वगैरह चलने स्टार्ट हो चुके थे। पता था नहीं होगा कैसे, लेकिन एक चीज़ तय हो चुकी थी कि जब भी मौका मिलेगा, इस दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग ज़रूर करेंगे क्योंकि बाकी दुनिया के हर बिज़नेस के अंदर आप पैसा लगा के काम करते रहते हैं, लेकिन जिस दिन कोई हादसा हुआ सब कुछ खत्म हो जाता है। और ये एक ऐसा किस्म का बिज़नेस होने वाला था, जो अगर हमारे साथ कोई हादसा हो भी जाए, तो मेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वो कुछ ना कुछ मेरे घर को आने वाले टाइम में देती ही रहेंगी, मेरे बच्चों को, मेरे डिपेंडेंट्स को। सो फिर चलते-चलते सन 2000 आ गया और सन 2000 में एक दिन चलते-चलते सामने जो है आरसीएम बिज़नेस आ गया। आरसीएम बिज़नेस करना जो स्टार्ट किया और जब स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में जो है वो ये सन 2000 से पहले हमारे दोस्त जो अज़ीज़ दोस्त जो आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन आप सब जानते हैं, उनके बेटे को आप देखते हैं मिस्टर रवि शर्मा, उनके पिताजी ओपी शर्मा जी। ओपी शर्मा जी और हमारा जो है वो 94-95 जब मैं जयपुर से आया तब वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ईडीपी हेड थे, सिस्टम एनालिस्ट थे और मेरा हार्डवेयर का काम था, उनका सॉफ्टवेयर का काम था। तो हमारी दोनों की दोस्ती थी और हम साथ ही रहते थे, आजू-बाजू में रहते थे और बहुत सारी फैक्ट्रीज़ का हम मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। मैं हार्डवेयर देखता था, वो सॉफ्टवेयर देखते इस तरीके से कुछ और उन सब चीज़ों के अलावा एक-दूसरे के साथ जो है वो हम बहुत ज़्यादा समय बिताते थे और चलते-चलते फिर हमारे पास जो है ये अ, आरसीएम आया और आरसीएम जब हमने करना शुरू किया, तो इसमें स्टार्टिंग में एक डब्बा आया था बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर जो है 7-8 8 पैंट पीस थे, फिर बाद में जो है वो 3 पैंट, 3 शर्ट हुए, फिर वो इस तरीके से चलते-चलते और जब पहले महीने हमने ये बिज़नेस लिया, फॉर्म को साइन अप किया, तो लोगों को बताते थे कि भई जो है वो आप जितने रुपए का कपड़ा, कपड़ा आपको पहनना ही है। अब कपड़ा पहनना ही है, जितने रुपए का बाज़ार से ले रहे हो उतने रुपए का यहाँ पे मिल रहा है और इसमें से आधे पैसे वापस आ रहे हैं, हमारे बाप का क्या जा रहा है, आप भी 4 लोगों को बता दो और साथ मिलके बिज़नेस को कर लेंगे। इसी बहाने जो है वो हमारे कुछ पैसे कपड़े पहनने से कुछ पैसे तो आएँगे, ऐसी कुछ बातें होती थी। और यूँ चलते-चलते जो है वो ये शुरू के 1-2 महीने में ऐसे लोगों को जो भी जान-पहचान के थे उनको सबको जॉइनिंग करवाया, 4, 5, 6, 7, 10 जो है वो लेके बनाई और यूँ फिर अब इस पूरे सीन में क्या था कि एक ही बार कपड़ा खरीदना था, दोबारा परचेज़ कब करेंगे? जब वो कपड़ा फटेगा, दूसरा तो कोई आइटम था ही नहीं ना, एक ही तो प्रोडक्ट था, राइट? तो एक प्रोडक्ट के सहारे
ये काम शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पर विजन था कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से ये, और यूं करते करते एक साल में 4,000 दोस्त, और 2 साल में इतने, और पूरे साल में अगर एक बार भी, पूरे साल में अगर एक बार भी उनकी पैंट फटती है, या एक बार भी जितने भी दोस्त ज्वाइन हुए हैं वो साल में एक बार भी परचेज करते हैं, तो भी बहुत बड़ा अंपायर खड़ा हो जाएगा, राइट। तो ये सोच के बिजनेस शुरू किया। अब समस्या ये थी कि जाए कहाँ, सिस्टम खड़ा नहीं था, और कुछ ज्यादा बताना भी नहीं आता था, और खड़ा होके बोलना तो वैसे नहीं आता था। तो सबसे पहली मीटिंग मेरे को अच्छी तरह मालूम, मेरी की दौसा, और एक शायद पंजाब के अंदर होशियारपुर के पास में मुनीर का मुकेरिया शायद ऐसी कुछ जगह थी। तो वहां पर मैं एक बार गया, और ऐसे ही मीटिंग रखी, उन्होंने गांव में ना ऐसे पर्चे से बांटे कि ऐसा ऐसा बगैर पैसा लगाए बिजनेस, लोग अपने अपने तरीके निकालते रहते थे, उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। और वहां पर मैं खड़ा हुआ, और टेबल भी बड़ी अजीब सी थी, मतलब एक ये शादी बारात का हॉल था, और उस शादी बारात के हॉल के अंदर एक टेबल के ऊपर दूसरी टेबल की प्लाई साइड से टेढ़ी करके उसका बोर्ड बना दिया गया। उस बोर्ड पे मार्कर से जो है मैंने कुछ जो है मैंने देखा रात को पहुंच के कि कल सवेरे सवेरे मीटिंग करनी है, 15-20 आएंगे लोग, सामने बैठेंगे, कुछ ना कुछ बात तो करनी पड़ती है। उससे पहले मेरे को डर लगता था, बीइंग एन इंजीनियर वो सब ठीक है, बट खड़ा होकर किसी से बात करना ये कभी जिंदगी में था ही नहीं। तो मैंने देखा क्योंकि सिर पे आ पड़ी है तो करना तो पड़ेगा ही। तो मैंने रात को जो है वो कुछ एक पर्ची के ऊपर कुछ पॉइंट्स बनाए कि जब सवेरे मैं बात करूंगा तो इन इन पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा, ऐसे ऐसे प्लान दिखाऊंगा। और मेरे को लगा कि आधा घंटा मैं बात कर पाऊंगा, और वैसे मैंने कुछ पॉइंट बना लिए। मजे की बात यह है कि जब मैं मीटिंग लेने के लिए खड़ा हुआ तो 7 या 8 मिनट में वो प्लान खत्म हो गया, मीटिंग खत्म हो गई। और जो मैंने हाथ में पॉइंट बनाए थे, ये हाथ, इतना डर लगा कि हाथ सीधा हुआ ही नहीं, और मीटिंग खत्म हो गई। और मीटिंग खत्म होने के बाद जब बैठ के हमने आपस में बात की, तो पता लगा जो 20-25 लोग थे उसमें से तकरीबन 20-22 लोग हाथों हाथ ज्वाइन कर गए। तो फिर मेरे भीतर में घंटी बजी कि बगैर कुछ सीखे, बगैर ढंग से बताए, अगर इतने लोग ज्वाइन कर सकते हैं, तो बिजनेस में कितनी बड़ी दम है, और कंसर्ट में कितनी बड़ी ताकत है। तो अगर हमने थोड़ा सा सीख लिया और बताना लोगों को तरीके से आ गया, तो बिजनेस तो कमाल कर सकता है। और दोस्त, वहां से किसी को प्लान दिखाने का डर निकला। आप सब लोगों के साथ भी ऐसा ही डर निकलता होगा। कहीं भी निकालो इस डर को, कैसे भी निकालो। हम कैसे कैसे प्लान दिखाते थे, पेड़ के ऊपर बोर्ड टांग लिया, कोई आदमी नहीं मिला तो भैंस के सामने बोर्ड टांग लिया, उसको बताया, 10 5 5 बार बताने के बाद भैंस से पूछते थे कि बोल बहन, ये प्लान कैसा लगा। तो भैंस भी बोलती थी माँ, ज्वाइन करा दे। लिटरली आई एम टेलिंग यू। तो ईंट के भट्ठों पे, और कई जगह तो वो जेल में भी पहुंच गए कि जेल के अंदर एक पुलिस वाले ने बोला कि नहीं, प्लान बताना है कि आप आइए, आप सवेरे आ जाइए। वो उसके घर पे पहुंचे तो पता लगा वो कहीं पर फरीदकोट जेल में ले गया। एक बैरक के अंदर एक तरफ पुलिस वाले बैठे, एक तरफ सारे कैदी बैठे हैं, बोला इनको प्लान बताओ, राइट। तो इस किस्म के तजुर्बे जो है ये होते रहे, बिजनेस आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे रॉयल्टी आ गई, टेक्निकल आ गई, और मेरे ख्याल से क्योंकि लेगे 5-7 स्टार्ट की हुई थी हमने, तो मेरे ख्याल से जब रॉयल्टी आई तो टेक्निकल आने से जस्ट पहले महीने का जो मेरा चेक था, मेरे ख्याल से करीबन 2.25 लाख रुपए के आसपास का था। और उस टाइम पे बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, मतलब 20 साल पहले ये रकम बहुत बड़ी हुआ करती थी। और शहर में आसपास जो बड़े बड़े गस्टेड ऑफिसर होते थे, उनकी तनख्वाहें 10-12 हजार के आसपास होती थी। तो एक भूचाल सा आया, और तब तक जो है पहली एनिवर्सरी आ गई। जब पहली एनिवर्सरी आ गई तो मैंने और शर्मा जी ने प्लान बनाया कि भाई आ रहा है तो गाड़ी घोड़ा कुछ लेना चाहिए। हालांकि मेरे पास पहले फिएट थी, 99 में मैंने जो है वैन खरीदी थी। तो ये पूरा बिजनेस जो भी 1-2 साल हुआ था, वैन के अंदर इधर उधर हम जाते थे। और पहली एनिवर्सरी में जो है वो मैंने और ओपी शर्मा जी ने होंडा सिटी कार खरीदी, और भीलवाड़ा में टाउन हॉल के बाहर दोनों गाड़ियां खड़ी की। और जब लोग आए, और वो फंक्शन गुरुदेव बीसी छावड़ा जी ने सबका सेलिब्रेशन किया। और 5 या 6 जो है वो रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर थे, जिनमें से आप जो है वो मेरे ख्याल से अभी आज की तारीख में आप मुकेश जी को जानते हैं, मुकेश पठारी साहब। और मैं हो गया, ओपी शर्मा जी हो गए, एक दो दोस्त हमारे और थे, वो है ना। और मेरे ख्याल से शायद वत्स साहब भी थे शायद। तो और ये जो फंक्शन चला, और यहाँ से एक ब्लास्ट हुआ बिजनेस का, और दर 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 जो बिजनेस जो है चलते चलते फिर सेकंड एनुअल फंक्शन जो है वो जयपुर बिडल ऑडिटोरियम में हुआ। जब जयपुर बिडल ऑडिटोरियम में हुआ तो वहाँ की ऑडिटोरियम की सारी जिम्मेदारी मेरे पास थी।
मैनेजमेंट की, ऑर्गेनाइज करने की। तो बिरला ऑडिटोरियम में करीबन मेरे ख्याल से 1500 या 1600 लोगों की सीटिंग का अरेंजमेंट होता है। सवेरे-सवेरे लोग पहुँच गए 4000। अब वहाँ से इस हॉल के अंदर बंद करके वहाँ से लाइव अरेंजमेंट टेलीकास्ट करने का अंदर मीटिंग चल रही है। गुरुदेव स्टेज पे संभाल रहे हैं। मैं अपनी वायर वगैरह बिछा के कुछ भी अरेंजमेंट करके प्रोजेक्टर लगा के और दूसरे जो वहाँ पर हॉल हॉल थे जिनके अंदर ऑक्शन वगैरह चलता था, उन हॉलों के अंदर प्रोजेक्शन ऐसा ही लगा के एलसीडी प्रोजेक्टर पे वहां पर उनको बैठाया गया और वो सारा अरेंजमेंट लाइव हाथों हाथ, यानी कि जब कोई सिचुएशन बिगड़ती है तो आप हाथों हाथ कितने कूल माइंड से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी घटनाक्रम धीरे धीरे सिखाती जा रही थी और हम बिजनेस को सीखते जा रहे थे गलतियां करते करते। तो बहुत सारी गलतियां की और ये गलतियां करते करते मतलब हम लोग जो है आज आप सब लोगों के साथ हैं, आपके सामने हैं, आप मीटिंग सेमिनार में मिलते रहते हैं और इन सब चीज़ों के अंदर जो है वो यात्रा शुरू होने से लेके एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, वो जब स्टार्टिंग में जैसे आजकल तो हर जगह वंडर वर्ल्ड, पिकअप सेंटर सब चीज़ मौजूद है। शुरू में पिकअप सेंटर या हमें जो कहीं पर भी जो है जॉइनिंग के लिए जाना होता था, तो आरडी सिस्टम होता था, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर। तो 25,000 रुपए दे के आरडी मिल जाती थी। 15, 17, 20 किटें जो है वो उसके अंदर हम ले लेते थे। किटें हम अपनी चारपाई के अंदर रख लेते थे, अपनी गाड़ी के अंदर रख लेते थे। जब भी कहीं मीटिंग लेने जाते थे, वो 20-25 किटें जो है गाड़ी के अंदर मौजूद होती थी, कई बार 50 किटें मौजूद होती थी, तो जहाँ भी मीटिंग करके आते थे। तो ये सिलसिला शुरुआती 3-4 साल में 3-4 साल चलता रहा और 2 ढाई 3 साल के बाद जो है वो पहला प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, साबुन, फिर पेस्ट आया, फिर ऐसी 2-3 चीज़ें जो है वो ये सारी चीज़ें चलती रही और ये चलते-चलते इस यात्रा में कई सारे तजुर्बे भी रहे। कई बार ऐसा भी हुआ कि किसी जगह पहुँचे, ट्रेन किसी प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँची रात के 2 बजे, पता लगा प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो छप्पर है वो छोटा-सा था, ट्रेन बहुत लंबी थी और रात का 0 डिग्री टेम्परेचर और जब वो बोगी जो जिसमें से निकले, वो बोगी मान लो इंजन के पास है, प्लेटफ़ॉर्म से बहुत आगे, जब तक वो वापस प्लेटफ़ॉर्म के नीचे आते, तब तक जो पूरा का पूरा पानी में मतलब 0 डिग्री पानी पूरे भीगे हुए और पूरी रात अब आपको जो कहीं जा भी नहीं सकते, स्टेशन पे काटनी है, रात के 1 बजा हुआ है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हाथ से बहुत सारी घटनाक्रम घटा, लेकिन मकसद एक ही था, इरादा मज़बूत था, क्योंकि आप जन्मों का बिज़नेस खड़े करने जा रहे हैं। आप जन्मों का बिज़नेस खड़ा करने के लिए जा रहे हैं, तो छोटे-मोटे चैलेंजेस तो आएँगे, क्योंकि निर्माण बड़ा है, सीखना बड़ा है और बहुत कुछ बहुत बड़ा है। तो इसलिए इन चीज़ों से और अब आपके सामने वो चैलेंजेस नहीं होंगे। क्योंकि हम लोग तो चलो बहुत सारी जगह एक शहर से दूसरे शहर में भी जाते थे, लेकिन अब तो ज़माना ही बदल गया। अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और अपने-अपने घर में बैठ के बड़े आराम से अपने नए दोस्तों के साथ आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो अब पहले से 1000 गुना ज़्यादा आसान हो चुका है। एक प्रोडक्ट से 800 प्रोडक्ट आ चुके हैं और अभी तक आप देखते थे कि एक मीटिंग अटेंड करने के लिए आप 100-100, 200-200, 500-500 किलोमीटर से आते थे। अब तो 1 सेकंड में बटन दबाते हैं और लाइव मीटिंग आपके घर पे चलती है। तो कितनी सारी सहूलियतें हैं। अभी मैं उनके ऊपर जो है आपके साथ बात करने वाला हूँ। तो ये थी मेरी बैकग्राउंड और इस बिज़नेस के अंदर जो है वो मैं कैसे आया, क्या मेरा बैकग्राउंड है। अब मैं थोड़ा-सा दूसरे टॉपिक के ऊपर जो है आपके साथ शिफ्ट होना चाह रहा हूँ कि वर्तमान हालात के अंदर हम क्या कर सकते हैं। एक और किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, याद आ गया। जो पहली एनिवर्सरी पे होंडा सिटी एक क्विज़ दे रहा हूँ मैं आपको, एक सवाल दे रहा हूँ। आप नीचे अपना जो चैट बॉक्स है ना, इसके अंदर आप हाथों-हाथ जवाब लिखना। मैंने बताया पहली एनिवर्सरी पे हमने होंडा सिटी गाड़ी ली। होंडा सिटी में 3 लोग पीछे बैठ सकते हैं, जो सीटें हैं। सीटों के हिसाब से कंपनी मैन्युफैक्चरर के हिसाब से ये 5 लोगों की गाड़ी है। अब किसी जगह मैं एक बार मीटिंग थी कोई 50, 60, 70 लोगों की, ये 2001 सर्दियों के आसपास की बात थी जहाँ तक मेरे को ध्यान है। और स्टेट था हरियाणा और जींद से कोई 40-45 किलोमीटर दूर कोई जगह थी और मुझे अच्छी तरह याद है उस मीटिंग में उस टाइम पे मेरे ख्याल से राकेश शर्मा जी, विजय बिरोदिया जी, बस साहब और अनिल जादूगर हमारे एक दोस्त उस टाइम पे होते थे। ऐसे 8-10 दोस्त थे हम और जब मीटिंग रात को लेट हो गई तो उनको उस गाँव से जिस गाँव में मीटिंग थी वहाँ से बाहर आने के लिए कोई साधन नहीं था क्योंकि लोगों के पास गाड़ी-घोड़े उस टाइम ज़माने में होते नहीं थे। तो कोई रास्ता नहीं बचा था, तो उन्होंने बोला कि सर हम जाएँ कैसे? तो अब आप नीचे चैट में आंसर लिखें कि एक गाड़ी के अंदर
जो 5 सीटर है उसके अंदर कितने लोग आ सकते हैं? अब मैं आपको बताता हूँ, उस गाड़ी के अंदर उस रात को हम 22 लोग बैठे, जिसमें 5 सीटें थी, उसमें 22 लोग बैठे थे हम। और सब लोग गवाह हैं, जितने भी सीनियर साथी वो सब लोग गवाह हैं उस बात के। तो सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड करना, रास्ता निकालना, कोई भी समस्या है उसका समाधान निकालना, राइट? जब ये एटीट्यूड आपका होगा तो इस बिज़नेस को बड़ी आराम से आप बिल्ड करते हुए आगे चले जाएँगे। अब मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बातचीत मैं करता रहूँगा और ध्यान देना, बीच में 2-3 क्विज़ मैं आपके साथ आज खेलने वाला हूँ, कई सारे खेल खेलने वाला हूँ। उन खेलों के लिए आप तैयार हो जाओ, आपको बहुत मज़ा आने आने वाला है और मैं भी आपके साथ बहुत मज़े लेने वाला हूँ, राइट? और वो आपको मालूम ही है। आज मैं बहुत ज़्यादा हिल-डुल नहीं सकता, एक जगह जम के बैठा हुआ हूँ। ये नया तरीका है, धीरे-धीरे इसमें भी सेट हो जाएँगे। डोंट वरी, चिंता नहीं करना। और यही काम, और अब मेरे को इतना मालूम है कि जो नई नस्ल के बच्चे आज की तारीख में जो 20-25 साल के बच्चे आ रहे हैं, अब उनके लिए प्लेटफ़ॉर्म खुल चुका है। महिलाओं के लिए प्लेटफ़ॉर्म खुल चुका है। अब ये बच्चे जो काम करने वाले हैं, जो काम जितने भी इस वक़्त कोर लीडर्स को आप देख रहे हो, इनसे 1000 गुना बढ़िया और अच्छा काम, सारे रिकॉर्ड ये नए बच्चे तोड़ने वाले हैं, जो 15 जो इस टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेंडली हैं और जो इस काम को बड़ी आसानी से और बेखौफ करते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है जिनकी उम्र इस वक्त 20, 22, 25, 30 साल है और जो इस प्लेटफॉर्म से घबराते नहीं है और ये इसको चुटकियों में इसको चुटकियों का खेल बनाते हैं। सो दिस राइट अपॉर्चुनिटी और राइट टाइम फॉर यू। तो जितने भी स्कूल गोइंग बच्चे हैं, कॉलेज में जाने वाले जो बच्चे हैं, या और भी इस वर्तमान दौर में बहुत लोगों की नौकरियां छूट चुकी हैं और बहुत कुछ हो चुका है, उसके ऊपर मैं अभी बात नहीं करूंगा। मैं अपनी स्लाइड आपके साथ एक शेयर कर रहा हूं। तो आज का जो टॉपिक है उसका मैं आपके साथ शेयर करूं। सो ये स्लाइड मेरे ख्याल से आप सबको दिखाई दे रही होगी। बीच बीच में जो है ये जहां पर साइड में मैं छोटा सा दिखाई दे रहा हूँ आपको, ये दिखाई देता रहेगा, किसी करेक्टर के सामने आएगा तो मैं इसको यूं करके इधर उधर करता रहूंगा। तो मेरे ख्याल से आपको तकलीफ नहीं आने दूंगा। आप सबका स्वागत है। हम मीटिंग के दूसरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं कि आज के हालात में क्या करें। आज के हालात में क्या करें, क्या कर सकते हैं? आ जाए भैया ना, आप सबका स्वागत। और देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी है आपके सामने, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये जो मैंने आपको घटनाक्रम बताए पिछले 20 साल में, ये तो मैंने आपको एक दो जिक्र किया है, ऐसे हजारों किस्से हैं हमारे पास। जब ये घटनाएं घटती थी तो बहुत बुरा लगता था कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन कुछ समय बाद जाके पता लगता था कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, कमबख्त वो नहीं होता तो ये सीखने को नहीं मिलता। तो आज की तारीख में भी जो हो रहा है, आपने एक वो कहानी तो सुनी होगी, एक राजा जी थे और उसके एक वजीर थे। दोनों शिकार के लिए जंगल में गए। जब दोनों शिकार में जंगल गए तो कहीं शिकार करते करते वो कहीं पर कोई जो है राजा जी को किसी वजह से शिकार के वक्त, आखेट के वक्त उस राजा जी की उंगली को कुछ चोट लगी और उंगली काटनी पड़ गई। सॉरी, हाँ, राजा जी की उंगली को। अब राजा जी की जब उंगली कटी तो कटने के बाद राजा जी बड़े परेशान है, बोला यार उंगली कट गई, और रोने पीटने लग गया, कुछ कुछ करने लग गया। तो उसकी पट्टी वट्टी करके तो वजीर ने बोला कि राजा जी चिंता मत करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब राजा जी गुस्से हो गए, बोला साला एक तो मेरी उंगली कट गई, ऊपर से बोल रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो उसने फटाफट उसके साथ में जो सैनिक थे उनको आदेश दिया, बोलता इस साले को जेल में डाल दो। और वजीर साहब को जेल में डाल दिया। और वो बाकी जो भी टीम थी वो आगे शिकार करने के लिए चल पड़ी। अब जब ये और आगे गए शिकार करते करते, कुछ लोग इधर हो गए, कुछ लोग इधर हो गए, और जो वो राजा जी को अकेला देखा तो बहुत सारे जो वनवासी थे उन्होंने राजा जी को पकड़ लिया और बोला आज तो बहुत बढ़िया आदमी मिला है, एकदम गहने वहने पहने हुए, मुकुट लगाया हुआ है। बोला आज तो बड़ी शानदार बलि होगी, 5 स्टार बलि होगी आज तो उसको ले जाके पकड़ के वो जो है बलि देने के लिए जब देखने लगे तो उनका जो गांव का जो आदिवासियों का जो मुखिया था, उसने बोला रुको 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 रुको, बोला इसकी उंगली कटी हुई है और ऐसे आदमी की तो हम बलि ले ही नहीं सकते। बोला छोड़ दो इसको, हमें तो साबुत आदमी चाहिए पूरा, जिसकी उंगली उंगली कटी होगी, ऐसे आदमी की बलि हम नहीं लेते। और भाई साहब उस राजा को छोड़ दिया गया। जब वो वापस महल में आया, अपने राज्य में आया, आके जो है वो वजीर को छोड़ा और वजीर को छोड़ के उसने बाहर आके बोला
कि बोला भाई वहां पे ऐसे ऐसे पकड़ लिया था और ये उंगली कट गई, इस वजह से मेरी जान बच गई। तो तू ठीक बोल रहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता था। बोला महाराज वो तो ठीक है, लेकिन आपने मेरे को जेल में डाल दिया, वो उससे भी बढ़िया हुआ। जेल में नहीं डालते तो मैं आपके साथ में होता और आपके बदले में मेरी बलि चढ़ जाती। बोला इसलिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो कोरोना काल देखने में तो बहुत कुछ है, बहुत सारे लोगों के दर्द है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन प्रकृति का अपना नियम है। प्रकृति, क्योंकि ये वायरस कहाँ से फैला, क्या फैला, तो कहीं ना कहीं कोई मानव ही जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं गलतियां हम लोगों की ही है, राइट। ऊपर वाले का इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऊपर वाले ने अपनी धरती को संभालने के लिए अपना काम किया। वातावरण साफ हो गया, नदियां जो पिछले 50-100 साल से इतने आंदोलन चले, गंगा को साफ करो, इसको साफ करो, ऊपर वाले ने अपने आप साफ कर दी बगैर पैसे के। पशु पक्षी खुल के चहचहाने लगे, परिवार में हम पूरा टाइम देने लगे, राइट। अब हर आदमी के बहाने खत्म हो गए। तो अब बहाने खत्म में मौके, पिछले 10-15 साल के अंदर लोगों के जो मीटिंगों में आके हमसे मिलते थे कि सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लोगों के बहाने किस किस किस्म के होते थे वो आप देखो। लोगों का बहाना होता था सर टाइम नहीं है, मैं बिजनेस तो कर लूं, टाइम नहीं है। अब क्या भैया, अब तो खुद के पास भी टाइम है, दुनिया के पास भी टाइम ही टाइम है, राइट। सर मैं बिजनेस कर तो लूं, हमारे यहाँ मीटिंग नहीं होती, तो ये तो खत्म ही हो गया, राइट। अब तो लाइव चल रहा है और हर घर घर में मीटिंग हो रही है, तो ये बहाना जड़ से खत्म कर दिया ऊपर वाले ने। हमारा तो कोई मीटिंग देता ही नहीं है, हमें तो कोई मीटिंग देता नहीं है, हमारे शहर में तो कोई आता नहीं है। अभी देखो गांव गांव, ढानी ढानी, पेड़ के नीचे बैठ के, नदी किनारे बैठ के, आप कहीं पर भी 4 लोग बैठ के आप अपने जो मीटिंग सुन सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। मेरे पास कहीं आने जाने का किराया नहीं है, कितने लोगों के बहाने थे। अभी तो जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपके मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए, दैट इज इट। दूसरे शहर में कैसे जाऊं, जाना ही नहीं है। मीटिंग अटेंड कराओ, मोबाइल पे वीडियो भेजो, डॉक्यूमेंट मंगाओ, लगाओ, ज्वाइन कराओ, और फिर उसका अगली ज्वाइनिंग उसी हाथ से करा दो, जरूरत ही नहीं है जाने की। और वहां से जो भी आसपास अच्छा पिकअप सेंटर है देके उसके पास भेजो उसको। सब कुछ अनलिमिटेड हो गया, यानी कि अनलिमिटेड प्लेटफॉर्म खुल गया। जहां पर पहले प्लेटफॉर्म इतना था, अब अनलिमिटेड है, मतलब कोई सीमा नहीं है इसकी। लेकिन आलसी लोगों के लिए अब भी एक कंप्लेंट है कि आरसिम, वंडर वर्ल्ड या पिकअप सेंटर हमारी गली में खुल जाए तो इसका भाई कोई जवाब नहीं, हमारे पास तो नहीं है, आपको कभी मिले तो ढूंढ लेना। तो इशारा कुदरत का कुछ और है। कुदरत का इशारा कुछ नया सीखने की तरफ है कि काम को कुछ नया तरीके से किया जाए। फायदा क्या होगा, अभी एक ही जगह से पूरे देश में काम कर सकते हैं, सिर्फ अपने नेटवर्क को ट्रैक कीजिए, डेटाबेस और लिस्ट पे काम कीजिए। डिजिटल तरीके से काम करने का टाइम आ गया है। बहुत ज्यादा आसानी से हर आदमी ट्रेनिंग ले सकता है, और हर आदमी को इस वक्त नेटवर्क की, इनकम की जरूरत समझ आ चुकी है। सो सिर्फ बताने की देर है, और अपने लोगों को नेट पे आपके साथ जोड़ के इन मीटिंगों में प्लग इन करने की जरूरत है। तो थोड़ी सी सावधानी, अभी यहाँ पर जो दोस्त पुराने हैं, जो ज्वाइन कर चुके हैं, या जो आज बिल्कुल पहली बार आए हैं, कहीं नौकरी थी कुछ छूट गया था, कोई मौका देख रहे हैं और इस अपॉर्चुनिटी सेमिनार को देख रहे हैं, थोड़ी सी सावधानी ये कर लेनी चाहिए कि अगर, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, अगर आप लोगों को ये भी समझ आ जाएगा आने वाले दिनों में कैसा बचा लेना चाहिए, ये एक्स्ट्रा काम कर लेना चाहिए, यानी कि लोगों को बैकअप समझ में आ गया कि सब कुछ तो बंद हो गया, और इस बंद काल में अगर टाइम पे कुछ पैसे बचा लेता, तो अभी में ध्यान रखना, अच्छे दिनों में बचाया हुआ पैसा आपको हर बुरे दिन से बचा देगा। इस चीज का ध्यान रखना, राइट। तो जब अच्छे दिन हो तो बड़ी सावधानी के साथ, मूल को कभी भी, जो आपका सोर्स है उसको, मूल को कभी खत्म नहीं होने दें, नहीं तो रिसोर्स कभी भी पैदा नहीं हो पाएगा। सो आगे मैं चलता हूं। अगर आपके पास जमा पैसा अपने घर में, इस वक्त जो भी दोस्त देख रहे हैं, अगर आपके पास जमा पैसा 12 महीने का है तो कोई बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, बट हाथों हाथ प्लान कर लीजिए। 6 महीने का पैसा अगर आपके बैंक बैलेंस में है घर चलाने का, तो टेंशन ले लीजिए, अभी टेंशन ले लीजिए कि क्या करने वाला, खड़ाखड़ खड़े जाओ। 3 महीने का है तो हाथों हाथ खर्चे को कम कर दीजिए, अपनी रिटेल, अपनी तो महीने की सेलिंग है उसको बढ़ा दीजिए, राइट। मतलब अभी तक 5,000 का डायमंड क्लब करते थे, तो स्टार डायमंड क्लब या सुपर डायमंड क्लब या क्राउन डायमंड क्लब वो करना शुरू कर दीजिए। और अगर 0 महीने का है तो भाई साहब अभी के अभी खड़े हो जाइए,
सामान को रिटेल कीजिए, लोगों से बात कीजिए, उनकी ज्वाइनिंग कीजिए, बैठने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जो है काम करने का तरीका इस वक्त आपको थोड़ा-थोड़ा, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप मेरे से हजार गुना बढ़िया आप भी सोच सकते हो, और भी कई तरीके हो सकते हैं। सो रोजाना सवेरे-सवेरे उठते ही कोई अच्छी बड़ी बहुत अच्छी जो मोटिवेशन या कोई एनर्जी देने वाली किताब या ट्रेनिंग या जो भी आपके पास साधन है, उससे आप जो थोड़ी-सी खुराक ले लें। सवेरे अच्छी खुराक खाएँगे तो दिन भर एनर्जी रहेगी। आपके पास ऑनलाइन ट्रेनिंग के शेड्यूल आएँगे, अपने शेड्यूल को मेंटेन करना शुरू कर दें। उसी हिसाब से आपके ब्रॉडकास्ट ग्रुप में जो भी आपकी टीम है, उनको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दीजिए, इसके अलावा कुछ मत दीजिए। ज्ञान मत दीजिए, इंफॉर्मेशन दे दीजिए। ज्ञान दुनिया नहीं लेती, लेकिन जानकारी लेने के लिए तकरीबन लोग ले लिया करते हैं। किस-किस दोस्त का किस-किस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, उसकी ट्रेनिंग अटेंड करवा दीजिए। ऑनलाइन वीडियो भेजना, यूट्यूब यूएस का यूट्यूब चैनल हर दोस्त को सब्सक्राइब करा दो। व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट मंगवा दो, फटाफट ज्वाइनिंग करा दो और उसको उसी उसी प्रोसेस को रिपीट कर दो। और जिसकी ज्वाइनिंग हुई है, अगली ज्वाइनिंग उसके हाथों से करा दो। मैटर है, तो एक इंडिपेंडेंट आदमी तैयार हो जाएगा। देश की जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा दोस्त खेती की ओर जाने वाला है। जो लोग शहरों में थे, गांव की तरफ पलायन कर चुके हैं। पहले गांव में ये था कि सीखने का बहुत ज्यादा मामला नहीं था, लेकिन जो आदमी शहर में आया, उसकी भूख बड़ी है सीखने की, बड़ा होने की, नाम को बड़ा करने की, राइट। अब वो वापस गांव में गया है, तो वहां पर भी कम से कम उसकी जो आदत है सीखने की वो काम आएगी। तो वहां पर उसको ट्रेनिंग दिला दो, पूरे गांव का नक्शा बदल देगा वो। लालच या डबल करने वाली कंपनियां ऐसे दौर में, जब मुसीबत का दौर होता है दुनिया के ऊपर, तो डबल करने वाले बहुत आते हैं। तो अपनी टीम के टच में रहेंगे तो उनको उस बीमारी से बचा पाएंगे। कोरोना से भी खतरनाक वायरस है डबल करने वाला वायरस, इससे बचाओ लोगों को। और कुछ भी हो, रेगुलर बचत करें, अपनी अपनी टीम की परचेज लिस्ट निकाल कर परचेज करवाएं। इनको भी लिस्ट चाहिए, उनके आईडी पे नहीं आ रही तो अपनी अपलाइन टेक्निकल जो भी है उनसे ले लें। और जितने भी पिकअप सेंटर होल्डर्स हैं, जो भी बाजार वाले दोस्त जो इस वक्त लाइव जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो सब अपना अपना जो भी आपके परचेजर हैं उनका एक ग्रुप बना लें। आपका जैसे सामान आए आप उनको ब्रॉडकास्ट पे डाल दीजिए कि अभी ये आ गया है, फटाफट आके ले जाओ। तो दूरगामी सोच रखने वाले जो लीडर्स को मालूम है कि वो एक टाइमलेस बिजनेस का निर्माण कर रहे हैं। टाइमलेस बिजनेस मतलब जो समय और काल से परे है। जब तक ये धरती रहेगी, धरती चलेगी, ये सामान खरीदे जाते रहेंगे, इनकी मानव जाति को जरूरत रहेगी। और जिसको भी अपनी उम्र 60, 65, 70 साल, देश की एवरेज लाइफ है 63 साल। अगर इस 63 साल से जापान की तरह 83, 84 ईयर्स की एवरेज लाइफ में अपने आप को कन्वर्ट होना है, तो इन सामानों का घर में आना जरूरी है, वरना अपनी अकड़ में बैठे रहें। अगर पैसे को छोड़ो, सिर्फ अपनी उम्र को भी अगर 20 साल बढ़ाना है तो भी इन सामानों की जरूरत है। तो चॉइस इज योर दोस्त। जो भी नए दोस्त देख रहे हैं, तो अपने फायदे के लिए इस बिजनेस में आए, अपने परिवार के फायदे के लिए इस बिजनेस में आए। और ये गांव देहात में जो है हर जगह पे, और मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ, बहुत सारे आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोडक्ट पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और यह एक फील्ड है, कितना भी कोरोना आ जाए, दुनिया में कुछ भी हो जाए, खेती का डाउनफॉल जीवन में कभी नहीं आएगा, राइट। सो अब यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का समय है। हम थोड़ा थोड़ा तीसरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग यानी कि आदमी कई बार चौराहे पे मैं करूं नहीं करूं, हाँ ना ये चलता रहता है। और अगर इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिक नहीं हो कि फैसला लूं तो कैसे लूं, राइट। तो आज हम अब थोड़ा सा जो अगले 15 मिनट में आपके साथ बात करने वाला हूं, वो टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से आप अपने चैट के ऊपर आ जाएं, और थोड़ा सा जो मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूं वो आपको चैट में लिख के बताना है। एक आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, देखो आप स्क्रीन के ऊपर आपको 3 बिल्लियां दिखाई दे रही है, यस। अब इन 3 बिल्लियों में, बहुत पहले किए मैंने, प्रैक्टिकल भी किए हैं बहुत जगह पे, जब लोग आनाकानी करते हैं, बहाने पे बहाना, बहाने पे बहाना, बहाने पे बहाना। तो एक दोस्त को मैंने बोला कि मैं कहा देख भाई एक बात बता, एक दीवार पे 3 बिल्लियां बैठी हैं, और इसमें आपको जो दिखाई दे रही है, एक लाल बिल्ली दिखाई दे रही है, काली बिल्ली दिखाई दे रही है, एक थोड़ी सी ग्रे बिल्ली। काली बिल्ली ने दीवार से नीचे कूदने का फैसला कर लिया। तीनों बिल्लियां दीवार पे बैठी हैं, ध्यान रखना, तीनों बिल्लियां दीवार पे बैठी हैं। काली बिल्ली ने दीवार से नीचे कूदने का फैसला कर लिया। अब मुझे बताओ
कि दीवार पे कितनी बिल्लियां बची, फटाफट लिख डालो चैट बॉक्स के अंदर, जल्दी 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 जल्दी, टक 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 टक। यस, आप देखोगे बहुत सारे सवालों, मतलब मैक्सिमम लोग इस सवाल का जवाब देंगे कि सर 2 बिल्लियां बची है, क्योंकि एक तो कूद गई। दोस्त, बिल्ली ने कूदने का फैसला किया है, फैसला किया है, कूदी नहीं। तो दीवार के ऊपर 3 ही बिल्लियां हैं, 2 नहीं है, तीनों वहीं बैठी हैं। बहुत सारे लोग भी जिंदगी भर करने का फैसला करते हैं, कूदने का फैसला कर लेते हैं, आज करूंगा, कल करूंगा, इस महीने तो पक्का कर लूंगा, मेरे को पूरा समझ में आ गया, वचन है मैं पक्का करूंगा। वो फैसला करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, इसलिए जिंदगी भर दीवार पे बैठे रहते हैं। तो आज फैसला कर लेना आपको। अब मैं जो आपके साथ क्विज खेलने वाला हूँ, जब आप कोई भी फैसला करते हैं तो फैसला करते वक्त आपको किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो अब आप देखिए, ध्यान से देखिए स्क्रीन को सामने, ये मैं क्विज दे रहा हूं आपको। इस क्विज को ध्यान से आपने समझना है, देखना है, इसकी जानकारी लेनी है। और एक क्विज के खत्म होते ही मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, और इस 10 सेकंड के अंदर आपको चैट बॉक्स में आंसर लिखना है। लास्ट में मैं आपको कौन बनेगा करोड़पति की तरह 4 सवाल दूंगा, ए बी सी डी। आपका जवाब क्या है वो आपको सिर्फ ए बी या सी डी आपको चैट बॉक्स में लिखना है। तो इसलिए ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए। ये एक रेलवे ट्रैक है, जहां पर माउस का कर्सर जो है घूम रहा है, ये एक रेलवे ट्रैक है। इसके बराबर में ये भी एक रेलवे ट्रैक है। आपने देखा होगा जहां जहां पूरे देश में रेल की पटरियां बिछी हुई हैं, तो 2 ट्रैक साथ में चलती है, एक जाने वाली एक आने वाली, इमरजेंसी में कैसे भी काम में ले सकते हैं ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये एक पटरी है जहां से इस पटरी की ट्रेन उस पटरी पे जाई जा सकती है, लिंक बोलते हैं। ये एक हैंडल है जहां से घुमा के इस ट्रेन जो यहां से आएगी, राइट, ये यहां से ट्रेन आ रही है। ये जो ट्रेन है इस पटरी पे जो आ रही है, यहाँ पर हैंडल है। अगर मैं इस हैंडल को घुमा दूंगा तो ट्रेन इस पटरी पे जा सकती है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको मेरे ख्याल से पकड़ में आ गया होगा। चलते हैं, यहाँ पर 2 बोर्ड लगे हुए हैं। ये जो बोर्ड है इस पे लिखा हुआ है कि भाई ये जो पटरी है इसका मरम्मत का काम चालू है। ये यहाँ पे औजारों का निशान बनाया हुआ है, इसका मरम्मत का काम चालू है। तो मरम्मत का काम चालू है तो इसका मतलब अभी ट्रेन नहीं आ रही। मरम्मत का कार्य सड़कों पे लिखा होता ना, मरम्मत का कार्य जारी है, सुविधा के लिए खेद है। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हाई स्पीड ट्रैक, कीप योर सेल्फ अवे। ये बहुत तेज गाड़ियां इस पे आती हैं, तो इस पटरियों से दूर रहे। ये चेतावनी का बोर्ड यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आप देखिए एक बच्चा इस ट्रैक पे यहाँ पर बैठ के खेल रहा है, 4 बच्चे यहाँ पर बैठ के खेल रहे हैं, राइट। पूरी बात को वापस से रिपीट करता हूं मैं। एक ट्रेन की पटरी है, ये दूसरी पटरी है, यहाँ पर एक ट्रेन आ रही है, सवारी गाड़ी है, इसके पीछे 20 डब्बे जुड़े हुए हैं सवारियों के। फोटो में एक इंजन दिखाई दे रहा है, और ये दौड़ी आ रही है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है कि भाई इस ट्रेन का कार्य, इस पटरी का कार्य, मरम्मत कार्य प्रोग्रेस में है। यहाँ पर लिखा हुआ है इस ट्रैक के आसपास मत रहिए, ट्रेन फटाफट दौड़ती हुई आएगी फुल स्पीड के अंदर, दूर रहिए। और आप यहाँ पर खड़े इस जगह पे, इस हैंडल के पास, ट्रेन यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से 50-100 मीटर दूर है, और यहाँ से बच्चे भी आपसे 50-100 मीटर दूर हैं। अब ट्रेन को यहाँ से जाने के लिए 10-15-20 सेकंड का टाइम है। इस 15-20 सेकंड के अंदर आप क्या करेंगे, ये आपको फैसला लेना। ठीक इस वक्त आपको मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, क्या पहला, ट्रेन को सीधी जाने देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। दूसरा, आवाज देके ट्रेन के सामने बैठे बच्चों को भगाने की कोशिश करेंगे कि भैया उठ जाओ, भाग जाओ, ट्रेन आ रही है। तीसरा, लाल कपड़ा दिखा के ट्रेन को रोक देंगे। चौथा, हैंडल दबा के ट्रेन को चेंज कर देंगे, और एक बच्चा जहां पर ट्रैक में बैठा, एक बच्चे की तरफ जाने देंगे और हम 4 बच्चों को बचा लेंगे। फैसला आपको करना, खटाखट ए बी सी डी।
या हैंडल दबा के ट्रैक बदल देंगे, एक बच्चे 4 बच्चों को बचा लेंगे और एक बच्चे को ऊपर से जाने देंगे? जो भी आपका सवाल है, जवाब है, खट से खट से खट से खट से। टाइम अप। चलिए दोस्तों, हैरानी होगी ऐसी स्थिति में, क्योंकि अमूमन जिंदगी भर ऐसे ही इंस्टेंट हालात में डिसीजन लेना पड़ता है। बहुत सारे लोग बिजनेस को समझते हैं, बहुत अच्छा फैसला ले लेते हैं, लेकिन कभी ना कभी ऐसी स्थिति बनती है जब 1 2 5 मिनट का, सेकंड के हालात ऐसे बनते हैं कि आपको कुछ न कुछ, देखिए घर में भी बाहर भी जिंदगी भर ये निर्णय लेने ही पड़ेंगे। तो निर्णय ले आपने क्या लिया, आप देखिए मैक्सिमम लोग इस दुनिया में 95% लोगों का जो फैसला है वो क्या होगा कि मैं हैंडल को दबाऊंगा और हैंडल को दबा के ट्रेन को मैं पलट दूंगा, मतलब दूसरी पटरी पे भेज दूंगा, ताकि जो 4 बच्चे ट्रैक के बीच में बैठे हैं वो बच जाएं, मतलब 4 को बचा लें और एक मर जाएगा, तो एक के बदले 4 बच गए, वो बढ़िया है। 95% ऑलमोस्ट। और जिन्होंने भी लिखा होगा कि हैंडल नहीं बदलूंगा, इसका मतलब या तो स्टोरी को पहले सुन चुका है किसी ट्रेनिंग मीटिंग में, या इसके बारे में पहले कभी ना कभी अटेंड कर चुका है, राइट। लेकिन 95%, अब 95% लोगों ने निर्णय लिया ताकि एक के बजाय 4 5 बच्चों को बचा लिया जाए। दोस्त, ये इमोशनल फैसला है और तकरीबन ऐसे ही फैसले हम जिंदगी भर करते रहते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। हैंडल दबा के ट्रेन का ट्रैक बदलने के फैसले का नतीजा, क्योंकि फैसला तो है, नतीजा भी देखो, नतीजा क्या आने वाला है, क्योंकि फैसला मेरा है तो नतीजा भी मेरा है। तो हम फैसले आप खुद करोगे और नतीजे अपलाइन से चाहोगे, ये जिंदगी में कभी नहीं होगा। फैसले आप करो तो नतीजा भी आपका है। और अपलाइन ने जो बोला है, जो सलाह मानते हो, सर ऐसा करूं क्या, सर ऐसा करूं क्या, अगर वैसा ही कर रहे हो तो नतीजा कुछ और होगा। तो चॉइस इज योर्स। आगे बढ़ते हैं। देखो इस फैसले का नतीजा क्या होगा जो मैक्सिमम लोग जो लेते हैं, क्योंकि दूसरी पटरी पे मरम्मत का कार्य प्रगति पे है, तो दुर्गामी है, मतलब फैसले को थोड़ा दूर से देखना है। इसलिए जब आप आरसीएम बिजनेस को करने का फैसला करेंगे तो ये देखना है कि मैं नहीं करूंगा तो क्या होने वाला है। तो थोड़ा सा आगे का, 5 साल आगे का, 10 साल आगे का, 20 साल आगे का, 30 साल आगे का, इस जन्म का क्या होगा अगर ये मौका हमने हाथ में नहीं लिया तो। दूसरी पटरी पर दूसरी पटरी पर मरम्मत का कार्य प्रगति पे है, इसलिए हो सकता है आगे जाके ट्रेन पलट जाए। चांस है आगे जाके ट्रेन पलट जाए और जो 20 डब्बों में सवारियां बैठी हैं, हजारों लोग मर जाएं। ये भी तो हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि मरम्मत का कार्य जारी है। जो बच्चा, अब दूसरी बात, जो बच्चा अकेला पटरी पे बैठ के खेल रहा है, उसने पढ़ लिया मरम्मत का कार्य जारी है, कोई ट्रेन नहीं आएगी, वो बेचारा मासूम अकेला बेफिक्र होके खेल रहा है, ट्रेन यहाँ पर नहीं आएगी, उसको टेंशन नहीं। लेकिन जो 5 बच्चे ट्रैक पे खेल रहे हैं, वो पास में लगे जो चेतावनी का बोर्ड है, भैया ऐसा मत करना, उसको अनदेखा करके, कानून का उल्लंघन करके वो 5 बच्चे वहां बैठ के खेल रहे हैं, तो 5 कसूरवार बच्चे बैठे हैं वहां पर। और हमने हैंडल दबा के सिर्फ एक चीज नजर आई कि इधर 5 है, उधर 1 है, और इसलिए हमने 5 कसूरवारों के बदले एक कसूरवार की हत्या कर दी। अमूमन तो इस फैसले की वजह से हमने 5 कसूरवारों की बजाय एक बेकसूर को सजा दे डाली। तो बहुत, और जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता रहता है, घर परिवार में आप देखोगे, घर परिवार में भी बहुत बार बहुत बार बहुत बार, ये मैं एक बार स्क्रीन आपको जो है बड़ा कर रहा हूँ, घर परिवार में भी आप देखोगे कि घर में 3 बच्चे 4 बच्चे, 3 4 बच्चों में से जो आप देखोगे घर में माँ बाप जो है वो आपको बार बार चिल्लाते हुए मिलेंगे, आप बोलते हुए मिलेंगे। जब 2 बच्चों की लड़ाई होती है तो माँ बाप आए और फटाक से जो है वो आके बड़े वाले, जब छोटा बच्चा जब घर में रोता है तो माँ बाप आते हैं और बगैर कुछ भी पूछे दाड़ दाड़ 3 थप्पड़ लगाए बड़े वाले को। बोला रुलाता है, बोला इसने मेरे को मार लिया, इसने मेरे को काट लिया। बोला तू तो बड़ा है, तू तो समझदार है, वो तो छोटा है, वो तो नादान है। अरे नादान है, छोटा है, लेकिन अगर उसको कोई काट रहा है तो छुड़ाना भी तो धर्म बनता है। तो हम पूरे सीन को नहीं देखते, हम एक इमोशनल फैसला लेते हैं।
तो इमोशनल फैसले की बजाय थोड़ा-सा उसके अंदर लॉजिक भी होना चाहिए, थोड़ा-सा लॉजिक, क्योंकि इमोशनल फैसले 100% हार्डकोर इमोशनल फैसले कभी-कभी मरवा देते हैं। तो जय आरसीएम बोलना, जय आरसीएम, अच्छी बात है, बट कहाँ बोल रहे हैं? किस जगह बोल रहे हैं? ये थोड़ा-सा लॉजिकल। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ मैं, मेरे को बड़ा सही किस्सा याद आ गया। एक बार की बात है, ये बात है मेरे ख्याल से कोई शायद 2014-15 के आसपास की बात है। भीलवाड़ा में कोई अकेडमी थी। जयपुर में जहाँ मेरा घर है, उसके पास में गांधीनगर स्टेशन है। जयपुर का एक और स्टेशन है, जयपुर मेन जंक्शन है, जयपुर गांधीनगर। उस गांधीनगर स्टेशन के ऊपर मैं अपने किसी रिश्तेदार को शाम को छोड़ने गया था। 7-8 बजे होंगे, थोड़ा अंधेरे का टाइम था। प्लेटफ़ॉर्म नंबर 1 पे था, प्लेटफ़ॉर्म नंबर 2 पे कोई ट्रेन आके रुकी और जो प्लेटफ़ॉर्म नंबर 1 वाली ट्रेन है, ये भी आने में टाइम था, तो हम 10-15 मिनट पहले पहुँच गए थे। तो प्लेटफ़ॉर्म नंबर 2 पे जो ट्रेन खड़ी थी, अचानक उस ट्रेन के अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई। सर जय आरसीएम, जय आरसीएम। तो अकेडमी थी, तो बंगाल से कहीं से 3-4 डब्बे, ट्रेन के डब्बे फुल थे और उनमें से किसी एक आदमी ने दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रेन पे मेरे को पहचान लिया। उसने जोर से, तो जब एक आवाज आई जय आरसीएम, तो हमने भी रेस्पॉन्स दे दिया, वो भी जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। और जैसे उसको रेस्पॉन्स मिला, वो गाड़ी में से, ट्रेन में से दड़ 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 वो पटरियों पे से उतर उतर के वो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ गए, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ गए। और वहां पे जय धमाधम, जय नारे, जय आरसीएम, जय। वो पूरा स्टेशन, वो गांधीनगर दुर्गापुरा स्टेशन था, सॉरी, राइट। तो वो पूरा स्टेशन, स्टेशन मास्टर, सब लोग इधर से आगे, बोला ये हो क्या रहा है, और वो दूसरी ट्रेन चले नहीं, वो चले तो जब तक ये हमारी वाली ट्रेन नहीं आएगी वो जावे नहीं। और जिनको मैं छोड़ने गया था, वो बेचारा जो भीड़ में कहीं गुम हो गया और इन लोगों ने पकड़ लिया। तो कहने का मेरा मतलब है, बुराई नहीं है, अच्छी बात है, बट थोड़ा सा लॉजिक, राइट। होश में, मतलब जोश में होश नहीं खोने, राइट। मैं वापस से स्क्रीन के ऊपर लेके आ रहा हूं आपको एक छोटी सी चीज आपके साथ और शेयर करने के लिए। तो अब आरसीएम करने का फैसला किन वजहों से हमने लिया, ये मैं आपके साथ 2 मिनट और बात कर रहा हूं। क्यों बिजनेस शुरू किया, फैसला क्या है, डालो। पहला आदमी, यहाँ पर 2 आदमी का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। एक आदमी, पहले आदमी ने फैसला क्यों लिया, दूसरे लोगों की इनकम देख के 2 लाख आ रहे, 5 लाख आ रहे, ये हो रहा, वो हो रहा, मैं भी कर लेता हूँ, राइट। बड़े बड़े सेमिनार में, और यार फूल मालाएं डल रही है, तो फूल मालाएं देख के, किसी और का सम्मान देख के फैसला लिया। बड़ी मीटिंग में गया, ऑडिटोरियम में गया, और इतने लोग हैं, अंदर घुसने की जगह नहीं है और टिकट नहीं मिल रही, इसका मतलब बढ़िया है, फैसला ले डाला, राइट। किसी जिगरी दोस्त या किसी रिश्तेदार के कहने पे ज्वाइन कर लिया, जीजा जी आए हैं, क्या मना करेंगे, भर दीजिए, लाइए, जो जीजा जी बोले हमको तो वह मंजूर है। अरे भाई प्लान समझ लिए, नहीं जीजा ना समझे है ना, जीजा सब समझे हैं, जीजा ने सब समझे हैं, हमको नहीं समझना, जीजा बोले हैं, राइट। तो सिर्फ ट्राई करने के लिए या किसी लालच में, तू तो बस आ जा, मैं तेरी 1 2 3 5 सब कुछ खड़ा कर दूंगा, तू तो बस आ जा। दोस्त, ये जितने भी वजह हैं जो मैंने आपको बताई, ये विनाश की वजह है, ये ठीक वजह हो नहीं सकती। अगर इन फैसलों की, इनकी वजह से किसी ने आर से बिजनेस करने का फैसला किया ना, तो अपने दिमाग को टटोल ले, उसको चेक कर ले, तो थोड़ा सा गड़बड़ है। लेकिन दूसरा आदमी है, एक और, वो फैसला लेता है पूरा प्लान समझ के कि इनकम कैसे कैसे आएगी, कितनी कितनी ले सकता है, इतनी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ये आई तो कैसे आई, राइट। इसका मतलब उसको प्लान आता है, बिजनेस के दूरगामी परिणामों को देख के, विजन देख के, राइट। हमें तो एक प्रोडक्ट था, कोई नहीं मानता था, मतलब कैसे कैसे, इसका मतलब कोई ना कोई विजन था भविष्य को लेके कि 10-20 साल में बिजनेस क्या देगा। आज तो 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका, पहले साल में एक बार खरीदारी होती थी, अभी तो हर महीने पहले से क्या 100 गुना ज्यादा खरीदारी होती है। आप देखोगे कि 2010 से पहले का जो आरसी बिजनेस है, या 2006 से पहले का, ये कई बार यूँ होता था, फिर कई बार यूँ होता था, फिर कई बार यूँ होता था, फिर कई बार यूँ होता था, ऊपर नीचे चलता था। लेकिन आप 2011 के बाद कार से बिजनेस देखो, ये बिल्कुल हवाई जहाज की तरह ऊपर जा रहा है। ये हल्का सा इस कोरोना के महीने को छोड़ दो, अदरवाइज ये, और अभी भी इट इज गोइंग अप, राइट। पहले क्योंकि पिछले महीने डिलीवरी नहीं हो पाई, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया, तो हल्का सा बिजनेस कम है, लेकिन इस महीने तो वो शूट अप कर रहा है वापस ऊपर, खतरनाक तरीके से।
कंपाउंडिंग या चक्रवर्ती नेटवर्क की ताकत, जैसे मैंने आपको बोला 2 से 4, 4 से 8, क्योंकि एक टाइम पे कंपाउंडिंग बहुत खतरनाक रूप ले लेती है। वो पैसे में भी, जो मैं अगला एपिसोड मेरे आने वाला है उसके ऊपर, मैं उसके ऊपर जो है आपके साथ ये कंपाउंडिंग कितना खतरनाक रोल प्ले करता है एक दिन, उसके ऊपर मैं बात करूंगा आपसे। मेरे जो यूट्यूब चैनल है कदम सिंह, उसके ऊपर वो वीडियो आएगा। लोगों की मदद करके खुद के जज्बे को ढूंढ के, जो जो सवाल सामने आए फटाफट, जो सवाल आए जवाब ढूंढो, सवाल आए जवाब ढूंढो, राइट। सवाल आए बैठे देखेंगे, जहां किस्मत होगी चले जाएंगे, ये नहीं चलता बाबा, ये राइट। शुद्ध एक्टिव और पैसिव इनकम की ताकत को समझ के बिजनेस में आए हैं, या शुद्ध या स्वास्थ्य, शुद्ध और स्वास्थ्य प्रोडक्ट जो दुनिया के लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए हितकारी है, अपने परिवार को बीमारियों से बचाएंगे, बिजनेस होगा नहीं होगा, ये सोच के है। तो अगर आप इस श्रेणी के अंदर है, ये जो मतलब दूसरा आदमी, इस श्रेणी के अंदर आपने ये समझ के बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो दोस्त आप इस बिजनेस में, भगवान भी आके, परमात्मा भी आके, खुदा भी आके आपको रोक नहीं सकता, आपकी स्पीड को कोई तोड़ नहीं सकता। कितने मर्जी नेगेटिविटी आपके सामने आ जाए, कोई भाई का लाल आपको रोकने वाला आ नहीं सकता। लेकिन अगर दूसरी तरफ के फैसले, दूसरी तरफ की चीजें देख के फैसला लिया है, तो छोटी सी बाधा आते ही खुश, तो ना जीजा बचाने आएगा, ना साला बचाने आएगा, नजर ही नहीं आओगे इनके, राइट। अगले पे चलते हैं। अगर आरसीएम बिजनेस करने का फैसला नहीं कर, अगर हम आरसीएम बिजनेस को नहीं करने का फैसला करते हैं, तो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसको देख लें। आपकी लाइफ में एक एक्स्ट्रा इनकम का अभाव रहेगा, जिंदगी भर एक्स्ट्रा इनकम आपके पास आएगी नहीं, बैकअप सिस्टम कभी बन नहीं पाएगा। बैकअप क्या है, अभी हाल फिलहाल दुनिया में हर आदमी की नौकरियां वोकरियां, इनकम धंधे सब बंद हो गए, लेकिन जितने भी आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया हुआ है, उन सबके घर में टपाटप टपाटप इनकम आ रही है, यानी कि उसका किसी का दूसरा धंधा। अभी मेरा इस महीने जो कंप्यूटर्स का बिजनेस नहीं हुआ, लेकिन आरसीएम का धंधा आ रहा है। मेरे घर में लाइट नहीं है, सरकार की लाइट नहीं आ रही, लेकिन घर में इन्वर्टर है, जनरेटर है, यानी कि मेरी घर की लाइट नहीं जा रही। ये बैकअप सिस्टम अगर आपकी लाइफ में आप डिजाइन नहीं करोगे, अगर आरसीएम भी करेंगे तो डिजाइन, ये कभी डिजाइन नहीं होगा। किसी भी अनहोनी की स्थिति में घर परिवार पे सीधा असर पड़ेगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, घर वाले कहीं के नहीं रहेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपका जो इम्यून सिस्टम है, राइट। अरे और कुछ नहीं, आगे चल के पता नहीं कितने कोरोना और कोरोना के बाप आएंगे, उन कोरोना के बापों से बचना है तो आरसीएम के प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज के सीरीज, जितना भी S5 वगैरह, वो घर में लेके डालो, लोगों को बचाओ। ये आने वाले समय का सबसे बड़ा मार्केट होने वाला इम्यून सिस्टम के आसपास के प्रोडक्ट्स, आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट, क्योंकि लोगों को समझ आ चुका भुगत भुगत के। 10-15 साल लंबी उम्र होने का, जो भी एग्जिस्टिंग अभी उम्र होगी, हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन उसमें 10-15 साल साल और ऐड हो जाए, ये मौका हाथ से निकल जाएगा दोस्त। पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित इनकम आने का मौका हाथ से निकल जाएगा। पर्सनलिटी डेवलपमेंट का जो मौका है, मैंने आपको बताया मैं इंजीनियर था, खड़ा होकर बात नहीं कर पाता था, अभी आपसे बात कर रहा हूँ, किसकी देन है? डायरेक्टली बिजनेस, आरसीएम बिजनेस की, राइट। तो ये जो पर्सनल डेवलपमेंट का मौका है, आपके खानदान में आने वाली नस्लों को बिजनेस का जो डीएनए है, राइट। अभी हमारे जो आम लोग हैं, इनमें गरीबी का डीएनए, उस गरीबी के डीएनए को खत्म करके अमीरी का डीएनए कैसे आएगा? जब बिजनेस की चीजें समझ में आएंगी, तब खानदान बदलेगा। और वो 20-25 साल लगेंगे, एक दिन में नहीं होगा कि रोल्टी आ जाएगी तो डीएनए बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता कभी भी। ये मौके हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि हमने गंभीर रूप से इस मौके को देखा नहीं या समझा नहीं, हम आलस्य में रह गए, तो दोस्त जिंदगी के साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। ध्यान रहे, मौका और समय जाने के बाद वापस नहीं आता दोस्त। हमारे जीवन में कभी पैसे का निर्माण नहीं हो पाएगा। अब एक सवाल आपके साथ, जैसा सवाल आप खुद से करेंगे, जैसा सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा सवाल आप खुद से करेंगे वैसे ही जवाब आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए खुद से, अब दो आदमी में फिर वापस आपको तय करना है और चैट बॉक्स में लिखना है कि आप पहली कैटेगरी वाले हैं या दूसरी कैटेगरी वाले हैं, राइट। पहली कैटेगरी वाला कौन है? आप देखो, पहला आदमी बोलता है, अभी तक की पूरी बात समझ ली सेमिनार में, जो जो बात पकड़ में आई, और अब इसको फैसला करना है, या उसने बोल दिया अभी करेंगे, लेकिन भीतर से आवाज क्या आ रही है? भीतर से इसकी आवाज आ रही है, कर तो लिया है, पता नहीं क्या होगा, या है तो आरसीएम बहुत अच्छा, देखते हैं जो भी होगा। ये पहला आदमी है।
अब जैसे ही ये आदमी ये बोलता है तो इसके भीतर से आवाज आनी शुरू हो जाती है, होगा तो नहीं, ज्वाइन तो कर लिया है, होगा तो नहीं, देखे जो नसीब। लेकिन अगर यही आदमी दूसरा सेंटेंस बोले, दूसरा सेंटेंस क्या है, दूसरा सेंटेंस क्या है, दूसरा इसकी बजाय, इस सेंटेंस की बजाय ये आदमी बोलता है, यार कमाल है, इतना खतरनाक बिजनेस है, इतना बढ़िया, ऐसा ऐसा होगा, राइट, कुछ भी हो जाए, मेरे को कुछ नहीं आता, कुछ भी हो जाए करके तो रहूंगा, ये होगा कैसे मुझे नहीं मालूम, लेकिन करके तो रहूंगा। जैसे ही आप ये ठानते हैं ना दोस्त, आपके भीतर से आपका सोया हुआ हनुमान जाग जाता है, हजार रास्ते परमात्मा खुदा आपके पास भेजना शुरू कर देता है, राइट। सो दिमाग से बात क्या करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर ये आप दूसरा आदमी वाली बात, कमाल का है, कुछ भी हो जाए करूंगा तो सही, राइट, ये बात आप खुद के साथ करते हैं तो आपकी ताकत 100 गुना बढ़ जाती है। आप 2 लेग नहीं, आप 3 लेग, 4 लेग, 5 लेग करते रहेंगे। और अगर आप ये बात करेंगे तो भी चलता रहेगा, कोई 1 लेग दे दे, दे बाबा के नाम तो हम बिजनेस कर ले, राइट, कटोरा लेके घूम ले, इससे बढ़िया। सो जस्ट सो ये एटीट्यूड का मैटर है पूरा का पूरा। तो इसलिए फैसले में बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, राइट। तो एक मन है, मन हमेशा कमजोर परिस्थितियों की स्थिति की ओर लेके जाएगा, बुद्धि हमेशा सही रास्ता दिखाएगी। मन कहेगा एक ही रात में अमीर बन जाऊं, बुद्धि बोलेगी कैसे, बोलिए कैसे, मन बोलेगा एक ही रात में बैंक का ताला तोड़ के सारा पैसा ले आऊं, बुद्धि बोलेगी जेल कौन जाएगा, इसलिए बैंक सारे बचे में दोस्त, राइट। सो इमोशंस यानी कि मन और बुद्धि। अब अपनी बुद्धि से आप पूछिए, अगर इस जन्म में आक्षेप नहीं किया तो आपका परिवार किन किन चीजों से वंचित रह जाएगा, राइट। इमोशंस है, मन है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा बैलेंस, इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है दोस्त। और यही बातचीत मैं करने के लिए आपके साथ आज आया था। और आपके साथ अभी मैं आपसे पूछना जा रहा हूँ कि आपका फैसला क्या है, राइट। हाँ, उससे पहले ये यहाँ पर इसमें इसमें लिखिए, आप चैट बॉक्स में लिखिए कि आप पहले वाले हैं कि दूसरे वाले हैं, 1 या 2, चैट में लिखिए आप। और अपने ब्रेन को रिमाइंडर दीजिए कि नहीं, बिजनेस कमाल का है और कुछ भी हो जाए इस जन्म में तो करके रहूंगा, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करूंगा कि दुनिया देखेगी। तो ये हुआ नंबर 2 आदमी। तो आप 1 या 2 कौन से हैं लिखिए, उसके अंदर लिखो, पता लगने दो दुनिया को, राइट। चलिए, बैलेंसिंग की बात होगी और ये आखिरी स्लाइड है मेरी आपके साथ, और ये है फैसला। अब आपका फैसला क्या है, ये आपको तय करना है। अगर आपका फैसला है तो दोस्त कूद जाओ, आज ही 2 4 10 लोगों की ज्वाइनिंग कर डालो, डॉक्यूमेंट मंगवाओ, व्हाट्सएप में ज्वाइनिंग करवाओ, सामान दिलवाओ, कूदो। या सामान है, घर में है तो रिटेल करो, अड़ोसी पड़ोसी को दो, एक्टिविटी करो, एक्शन लो, राइट। सो आपका फैसला, आपकी मर्जी। और धन्यवाद आज के लिए आप सबके लिए। और क्योंकि बहुत ज्यादा कुर्सी पे एक जगह बैठे बैठे यही स्थिति थी, अभी कुछ चीजें सेट होने वाली हैं और धीरे धीरे अगले 1 2 बार में जब हम मिलेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ स्टूडियो रूम भी मिलेगा, कुछ और जो भी बेहतर तरीके हो सकते हैं, ये धीरे धीरे, क्योंकि हम ये नया तरीका है, इसके ऊपर जो है सेमिनार में, ऑडिटोरियम में बड़ी जगह होती थी, सामने से हल्ले गुल्ले होते थे, तो स्थितियां कुछ और होती थी, अब स्थितियां कुछ और है। लेकिन इसमें भी आप देखोगे 10 15 दिन के बाद मतलब एक से एक बढ़ के चीजें आपके लिए बेटर होना शुरू हो जाएंगी, एंड यू विल एंजॉय लॉट। और आज सब लोगों ने अपना कीमती समय अपने खुद के लिए इस चैनल के ऊपर दिया, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ नीचे जो है वो अभी 3 4 दिन पहले मेरा एक, हाँ 3 4 दिन पहले एक वीडियो आया था, वीडियो का जो टाइटल मैंने दिया था, बिजनेसमैन के पाप कैसे बने, और वो भी बड़े आराम से। वो वीडियो जिन लोगों के पास लिंक नहीं पहुंचा है, तो वो जो यूट्यूब चैनल है मेरा, ये नीचे लिखा हुआ कदम सिंह, इसके ऊपर जाके आप वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगला जो वीडियो आने वाला है वो उसके लिंक में, अगर पहला नहीं देखा होगा तो दूसरे वाला कंटेंट कुछ पकड़ में नहीं आएगा, राइट। और ये सब चीजें आपको मदद करेंगी, आपका डिसीजन बनाने में। फैसला होगा तो एक्शन होगा, एक्शन होगा तो नतीजा आएगा, नतीजा आएगा तो साइकिल और घूमेगा और आपका काम बड़ा हो जाएगा। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। नमस्कार, जय हिंद, जय आसिया।
थैंक यू वेरी मच।